4 साल की लड़की अचानक सोते-सोते जाग जाती है और जगने के बाद वो अपने आंगन में आकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि उसके पिता ने उसकी मम्मी की हत्या कर चुका है वो और उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े कर रहा है। वो जो व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े कर रहा है। जैसे शरीर के हाथ हाथ को उखाड़ता और पैर को उखाड़ता और उनके टुकड़े करने लगता। कुल्हाड़ी से, चाकू से उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर रहा था और फिर उसको वो फ्रिज में रखता है और जिससे कि वो शरीर में से दुर्गंध ना आए, शरीर से बदबू ना आए, इसलिए वो उसको फ्रिज में सेट कर रहा था और उसकी बेटी उसको देख रही थी, अपने पिता को देख रही थी कि उसके पिता उसकी मम्मी के छोटे-छोटे टुकड़े कर कर फ्रिज में रख रहा है। वो सोचता है, वो अपने उस काम में इतना मग्न था कि वो सोच रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा। पर वो 4 साल की लड़की अपने पिता को उस घिनौना काम को करते हुए देख रही थी। अचानक उसकी नज़र जाती है अपनी बिटिया पर, अपनी बेटी पर नज़र जाती है और उसके पास पहुँचकर वो उसको पुचकारता है और अपने सीने से लगा लेता है। कहता है कि चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ और फिर उसको वो सुला देता है। 31 अक्टूबर की रात जब पूरे शहर में, पूरी दुनिया में दिवाली बन रही थी और वह व्यक्ति अपनी पत्नी के टुकड़े कर कर पूरे शहर में फेंक रहा था। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, ये बहुत ही घिनौनी है और शर्मसार करने वाली है कि किस प्रकार पति ने अपनी ही पत्नी के टुकड़े करके उसको पूरे शहर में बिखेर दिए। बहुत दूर जगह पर छोटे-छोटे टुकड़े थैले में पैक करके फेंक रहा था। तो दोस्तों, इस घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो ये घटना लेकर आया हूँ, यह है राजस्थान के अलवर जिले की घटना है और यह वाक़या है 31 अक्टूबर 2016 का। अचानक कोतवाली में फ़ोन पहुँचता है, फ़ोन बजता है और वहाँ के जो सीएचओ थे, वो फ़ोन उठाते हैं, रिसीव करते हैं। आर्यनगर की कोतवाली होती है और फ़ोन को उठाते हैं। तभी उधर से एक व्यक्ति बोलता है, बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति बोलता है कि साहब, आप एसएचओ राम सिंह बोल रहे हो? एसएचओ कहते हैं कि हाँ, मैं एसएचओ राम सिंह ही बोल रहा हूँ। तभी वो व्यक्ति कहता है कि सर, एक पैर थैले में बंद हुआ मिला है। राम सिंह बोलते हैं कि कहाँ पर है, कैसे है, किस प्रकार से वो उससे पूछते हैं, पर वो व्यक्ति इतना घबराया हुआ था कि कुछ भी बोलने के लिए उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही डरा हुआ था। कहता है कि एक पैर है जो थैले में बंद है और उसके पैर में बिछुआ है। तभी एसएचओ अपनी टीम को लेकर उस जगह पहुँचते हैं और देखते हैं कि जो पैर था, वो किसी महिला का था, उसने बिछुआ पहन रखा था। तभी एसएचओ सोचते हैं, जो राम सिंह एसएचओ थे, वो सोचते हैं कि आखिर ये पैर किसका हो सकता है, किसकी हत्या की गई है। तभी सभी आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, सारा कुछ देखा जाता है, जब कुछ भी सुराग नहीं मिलता, जाँच की जाती है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसके बाद जो पुलिस के मुखबिर होते हैं, उनको भी लगा दिया जाता है, टीम को लगा दिया जाता है, पर कहीं भी कुछ भी सबूत कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद एसएचओ सोचते हैं कि शायद यह घटना किसने की होगी, किस प्रकार की होगी और बाकी टुकड़े शरीर के कहाँ पर हैं। सबकी जाँच की जाती है, पर कोई भी आस-पास के जो इलाके होते हैं, उनमें टीमों को लगा दिया जाता है और आस-पास के इलाकों में काफ़ी जगह पर उसके टुकड़े मिलते हैं। थैले में पैक हुए, किसी में हाथ मिलता है, किसी में सर मिलता है, किसी में पैर मिलते हैं और वो जो
शरीर था वो जली हुई बॉडी थी, जिससे कि उसकी पहचान भी नहीं हो रही थी कि किसकी बॉडी है, कि उसकी पहचान भी नहीं होती है। उसके बाद जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कोई प्रसंग प्रेम प्रसंग होगा कि ये क्या बात हो सकती है, किस प्रकार यह घटना घटी होगी, उसकी जानकारी किसी को मिलती नहीं है। उसके बाद एक अभियान चलाया जाता है कि डोर टू डोर जाकर ये देखा जाए कि किसकी बीवी, किसकी घरवाली अपने घर पर मिलती है और ऐसा ही होता है। उसके बाद क्योंकि यह तो मालूम पड़ चुका था कि वह जो महिला है, वो शादीशुदा है, उसकी शादी तो हो चुकी है। अगर कोई प्रेम प्रसंग होगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि किसने इसकी हत्या की है और कौन है वो। उसके बाद डोर टू डोर एक अभियान चलाया जाता है, उसमें पुलिसकर्मी सबके घर जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बीवी कहाँ पर है? और ऐसे ही सारे इलाके में पुलिस पहुँचती है और फिर एक एक इलाके में पहुँचती है जिसका नाम होता है सक्का पहाड़ी। सक्का पहाड़ी एक इलाका होता है, उसमें पुलिस पहुँचती है और जब गेट खुलता है, घर का दरवाज़ा खोला जाता है, उसके बाद योगेश उर्फ चुच्चू जिसका नाम होता है, वो बाहर निकलता है। उससे पूछा जाता है कि आपकी बीवी कहाँ पर है? वो कहता है कि मेरी बीवी घरों में काम करने के लिए जाती है और अब भी वो काम करने के लिए गई है। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और उसके बाद पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या होता है कि वो दोपहर के समय 2 बजे फिर उसी घर के पास पहुँचती है और दरवाज़ा खटखटाया जाता है। उससे पहले कि दरवाज़ा खटखटाया जाता, जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखा जाता है कि उसका जो दरवाज़ा था उस पर ताला लगा हुआ था और यह देखकर पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि शायद इसी की बीवी होगी, इसी ने उसकी हत्या की होगी। जब पुलिस उसकी जाँच के लिए, उसकी खोज के लिए निकलती है, तो उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है और लगाने के बाद उसकी जो लोकेशन ट्रैक होती है, वो होती है हरियाणा का एक जिला है हिसार। 4 नवंबर 2016 को उसके नंबर को ट्रैक कर लिया जाता है और उसकी लोकेशन मिल जाती है। हरियाणा का हिसार में उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है और जो हिसार का एक नगर होता है हरिनगर, उसका मोहल्ला होता है, उसमें रात को 2 बजे के करीब लोकेशन ट्रैक की जाती है और पुलिस, राजस्थान की पुलिस उससे हरियाणा की पुलिस से संपर्क करती है और फिर हरियाणा की पुलिस उसके घर पहुंचती है। वो जो योगेश उर्फ चुच्चू था, वो अपनी भांजी के घर पर पहुंच जाता है हिसार में और उसके पहुंचने के बाद वो उसको कुछ बताता नहीं है कि कुछ ऐसा कांड कर चुका है वो। पहुंचने के बाद उसके वहां आराम से रहता है और रात को 2 बजे जब पुलिस उस घर पर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, तो पूछा जाता है कि यहाँ पर योगेश उर्फ चुच्चू आया हुआ है क्या? वो कहती हैं कि हाँ, अंदर ही हैं और तब योगेश उर्फ चुच्चू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और फिर जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद जब सख्ताई से उससे पूछताछ होती है, तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है और मैंने ही अपनी बीवी के छोटे-छोटे टुकड़े कर कर शहर में चारों तरफ फेंक दिए हैं। उसके बाद जब वो अपनी सारी घटना का खुलासा करता है, तो सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब सोचने और समझने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उसके पास कोई ऐसे सबूत भी नहीं थे, ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं थे अपनी पत्नी के प्रति, जिसकी वजह से उसने उसका कत्ल किया था। जब वो बताता है कि मेरी बीवी बिहार के पटना की रहने वाली है और बहुत ही खूबसूरत थी, मुझको उस पर शक रहता था कि शायद इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो घरों में काम करती थी और जब भी वो घर से निकलती और घर पर आती, जब भी मैं उसको देखता, तो ऐसा लगता जैसे कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पर मुझे वो व्यक्ति कभी मिला ही नहीं। उसके बाद हम दोनों में जब भी मैं उसके बारे में पूछता, तो
वो मेरे से लड़ती और झगड़ती। उसके बाद मैंने एक दिन उससे कहा कि तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है? और जब वो पूछता है तो उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। आए दिन इसी बात पर झगड़ा होता है घर में। जो योगेश उर्फ चुच्चू है, वो पेंट का काम करता है और हलवाई का काम करता है। और उसके बाद जब एक दिन उनके बीच झगड़ा हो रहा था, तो झगड़ा इतने हद तक पहुंच जाता है कि उन दोनों में इतना झगड़ा होता है कि वो उसकी पत्नी कहती है कि तुम इस घर को कब बेच रहे हो? वो कहता है कि हाँ, मैं जब मेरा मन करेगा मैं उसको बेच दूंगा। 30 अक्टूबर 2016 का वाक्य होता है, जब उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था और उसने गुस्से में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, बीवी की हत्या कर देता है। और उसके बाद वो सोचता है कि अब क्या किया जाए? तो वो अपने घर से रसोई से चाकू निकाल कर लेकर आता है। और उसको मीट खाने की आदत थी, बकरे खाने की आदत थी, बकरे का मीट खाता था वो। और जब भी उसको उसका मन करता, तो वो जब कसाई के पास पहुंचता था, मीट वाले के यहाँ देखता कि वो बकरे को किस प्रकार से काटता है। और उसी तरह से जैसे उसने वहां सीखा था कि उसने बकरे को कैसे काटा, उसी प्रकार वो अपनी बीवी को भी काटता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। पहले उसकी खाल काटता और फिर उसके पैर, छाती पर पैर रखकर उसकी जो हाथ था उसे उखाड़ देता। ऐसे ही कर करके उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर उसके टुकड़े करे। और उन टुकड़ों को वो फ्रिज में रखता, जिससे कि दुर्गंध पैदा ना हो और आसपास के इलाके वालों को पता ना चले। और जब वो इस घटना को अंजाम दे रहा था, तब उसकी जो बेटी थी 4 साल की, वो सब कुछ देख रही थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही सब खुलासा होगा। और उसके बाद वो अपनी बीवी के टुकड़े कर देता है। 30 अक्टूबर 2016 को वो कुछ टुकड़े थैले में पैक करता है। उसके बाद शहर में कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनको फेंक देता है। और फिर 31 अक्टूबर 2016 को भी वो कुछ टुकड़े शहर में फेंकता है। उसके बाद जो व्यक्ति को पता चलती है, जिस व्यक्ति ने एसएचओ के पास फोन किया था, उसके बाद सारी बात का खुलासा हो जाता है। और फिर 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 3 संदीप आनंद की अदालत में आजीवन कारागार की उसे सजा सुनाई जाती है। जब कोर्ट में केस जाता है, चार्जशीट लगाई जाती है। और 2016 का वाक्य रहा था वो, जब उसने हत्या की थी। जब फिर उसके बाद केस चलता है और फिर 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत में आजीवन की कारागार की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 30,000 का अर्थदंड का उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ये सब खुलासा होता है। जो उसका जो गवाह बनता है, वो उसकी 4 साल की बेटी बनती है, जो उसने वो सब कुछ देखा था। जब वो अपने बयान देती है 4 साल बाद, वो सारा कुछ अदालत में जाकर सब कुछ बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता को देखा था कि वो मेरी मम्मी की हत्या कर रहे थे। उससे पहले जब उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, तो वो अपनी बहन के यहाँ पर जाता है उसकी हत्या करने के बाद। और फिर अपनी बहन को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तो उसकी बहन उसे बाहर से ही बाहर भगा देती है और कहती है कि तुम इस घर में अब कभी मत आना, और मेरी दहलीज पर अपने कदम भी मत रखना। और वो उसे भगा देती है। उसके बाद वो फिर अपने घर वापस जाता है और फिर उसके टुकड़े करके सारे शहर में फेंक देता है। और फिर 4 साल बाद उसको सजा सुनाई जाती है, उसी की बेटी की गवाही पर, जब उसने अपनी गवाही दी थी। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना थी, इसमें एक व्यक्ति ने बिना कुछ जाने पहचाने ही, और जब पुलिस उसकी जांच करती है, उसकी पत्नी की जांच करती है, तो सारा कुछ स्टेटस देखा जाता है, तो उसमें पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। और उसकी बेवजह ही उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। और तब उसको पता चलता है कि जब उसको पता चलता है
कि उसकी पत्नी का किसी के साथ भी अफेयर नहीं था, तो उसको बहुत ही पछतावा होता है। पर पछतावा करने से फिर क्या होता है, जब उसकी हत्या ही कर दी थी और उसकी जो बेटी होती है, उसकी भी ज़िम्मेदारी घर वालों को सौंपी जाती है और उसके पिता को आजीवन कारागार के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की घटना में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। नमस्कार।